स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस जेटेट की तैयारी में हम लोग कई सारे वीडियो देख चुके हैं इंग्लिश में, और आज के वीडियो में हम जेटेट 2024 की तैयारी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो इस क्रम में आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा अर्जन और अधिगम या फिर सीखना। ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी, ये आपके दोनों पेपर के लिए है। या तो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, या फिर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके लिए यूजफुल वीडियो है। तो ये दोनों पेपर में से आपका अगर कोई भी पेपर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टॉपिक आज का हमारा क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग, भाषा अर्जन और अधिगम। यहाँ एक वर्ड आया हुआ है एक्विजिशन, इसका क्या मतलब है और लर्निंग का क्या मतलब है, अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। तो एक्विजिशन क्या होता है? अगर कोई लैंग्वेज हम बिना किसी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के या फिर कहें इनफॉर्मल रूप से सीखते हैं तो वो भाषा हमारे लिए क्या हो जाता है? एक्विजिशन हो जाता है, अर्जन करते हैं हम उसका। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मदर टंग सीखते हैं, अपनी मातृभाषा सीखते हैं, तो इसको सीखने में हम मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत छोटा सा बच्चा, वो धीरे धीरे अपने घर वालों के बोलते हुए सुनता है तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे उसको रिपीट करने लगता है या फिर वो भी वही भाषा सीख जाता है। तो कोई भी बच्चा वो अपने पेरेंट्स से, अपने घर के वातावरण से या इन्वायरमेंट से वो जो लैंग्वेज सीखता है ऑटोमेटिकली या फिर नेचुरली कहें, तो अगर आप कोई भाषा नेचुरली सीख जा रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो वो एक्विजिशन कहलाता है। यही हमारा है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? ऐसी लैंग्वेज जो हमें फॉर्मल रूप से सिखाया जाए, या तो स्कूल में सिखाया जाए या फिर उसके लिए हमें कहीं और जाके स्पेशली सीखना पड़े। तो वैसा लैंग्वेज जो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद सीखने को मिलता है या हम सीखते हैं, वो लर्निंग कहलाता है। और वैसा लैंग्वेज जो हम नेचुरली सीख जाते हैं वो क्या कहलाता है? एक्विजिशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, अगर आप इंडिया के कोई से भी पार्ट से भी हो सकते हैं, तो आपका जो मदर टंग होगा वो आपने कैसे सीखा होगा? अर्जन किया होगा उसका, तो वो लैंग्वेज आपका L1 कहलाएगा, लैंग्वेज 1। और वो भाषा जो आपने स्कूल में सीखा होगा वो लैंग्वेज आपके लिए लैंग्वेज 2 हो जाएगी। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में अंतर आपको समझ आ रहा होगा, एक्विजिशन एंड लर्निंग में अंतर समझ आ रहा होगा। तो एक्विजिशन L1 का करते हैं हम, यानी कि अपनी मदर टंग या अपनी मातृभाषा को हम सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? L1 मीन्स लैंग्वेज 1। और वो भाषा जो हम स्कूल में सीखते हैं फॉर्मली रूप से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हमें, तो वो लैंग्वेज 2 कहलाता है हमारा। जनरली क्या होता है कि हम सब हिंदी जो है वो नेचुरली सीख जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हम अपने इन्वायरमेंट से ही सीख लेते हैं, घर परिवार आस पड़ोस से ही सुन के सीख लेते हैं। तो हिंदी हमारा क्या हो जाएगा? अर्जन भाषा हो जाएगा या फिर एक्विजिशन के तहत ही आ जाएगा। और वहीं इंग्लिश क्या होता है? हम अपने ये हमारा स्कूल का लैंग्वेज माना जाता है अधिकतर स्टूडेंट के लिए, तो इंग्लिश हमारा क्या है? स्कूल में सिखाया जाता है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग? लर्निंग करते हैं। उम्मीद है ये L1, L2 या फिर एक्विजिशन या फिर लर्निंग आपको समझ में आया होगा। तो आप दोनों में से किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। साथ में साथ यहाँ पर कुछ 25 MCQ है इस वीडियो में, और हर क्वेश्चन में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है आपको। अगर इसके अलावा फिर भी अगर कहीं आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, वो डाउट को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, लैक LAC स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इट मीन्स, लैक का फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो इसका क्या अर्थ होता है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का क्या अर्थ होता है? करिकुलम मीन्स सिलेबस या पाठ्यक्रम या फिर पाठ्यचर्या में। हमारे पाठ्यक्रम में लैंग्वेज, तो पाठ्यचर्या में भाषा का क्या अर्थ होता है? यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ वेराइटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। विभिन्न क्षेत्रों में भाषा का उपयोग करना ही हमारे पाठ्यचर्या में भाषा का
वो संबंध माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम अपने विभिन्न मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारे जीवन के कई अर्थपूर्ण क्षेत्र में हम लैंग्वेज का यूज कर पाए, इसीलिए हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में कोई भी लैंग्वेज दिया होता है। किस लिए दिया होता है, ताकि कई क्षेत्रों में, कई अर्थपूर्ण क्षेत्रों में हम लैंग्वेज का उपयोग कर पाए, इसीलिए लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम के तहत हमारे सिलेबस में, हमारे करिकुलम में कोई भी लैंग्वेज ऐड किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्विजिशन मीन्स। तो एक्विजिशन क्या होता है या फिर अर्जन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है। तो लर्निंग और लैंग्वेज नेचुरली, बिल्कुल सही बात है। ऐसी लैंग्वेज जो हम नेचुरली सीख जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। क्या जब हम बचपन में कोई भाषा सीखते हैं तो उस समय हमें उसका ज्ञान होता है? बिल्कुल नहीं। उस समय हम ना तो कोई वर्ण हमें, या फिर कहें क ख या फिर ABCD हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता है बचपन में, फिर भी हम कई वर्ड बोलना सीख जाते हैं। तो ये नेचुरली होता है। उससे पहले हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान रहे होते, उसके ग्रामर के बारे में भी हम लोग कुछ भी नहीं जान रहे होते हैं। तो लर्निंग अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस। तो अगर हम लैंग्वेज को नेचुरली सीख पाए या नेचुरली सीखते हैं विदाउट प्रैक्टिस, तो ये क्या कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है। तो एक्विजिशन का क्या मतलब होगा, जब हम कोई लैंग्वेज नेचुरली सीख जाएं बिना कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के। और इसको और क्या कह सकते हैं हम लोग, L1, इट मीन्स लैंग्वेज 1 भी इसी को कहते हैं। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। According to NCF 2005, the position of English language in India is NCF National Curriculum of Framework 2005। कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू NCF 2005, इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया में क्या पोजीशन है। क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल, या फिर ग्लोबल है, या फिर सेकेंड लैंग्वेज है, या फिर फॉरेन लैंग्वेज है। तो NCF 2005 के अनुसार अंग्रेजी भाषा भारत में इसका क्या पोजीशन है। तो ये हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इसको हम जानते हैं। इंग्लिश को कौन से लैंग्वेज के रूप में जानते हैं, L2 के रूप में, या फिर सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, अ टीचर ऑफ नॉन मदर टंग लैंग्वेज ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ। एक ऐसा टीचर जो नॉन मदर टंग का टीचर हो। जैसे मान लो कि आपका मदर टंग हिंदी है, और अगर आप आगे चल के इंग्लिश के कभी टीचर बनते हो, तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम आएंगी, या फिर आप क्या प्रॉब्लम फेस करोगे। तो अगर आप अपनी मदर टंग के अलावे दूसरे लैंग्वेज के टीचर बनते हो, तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम होगा, रिल्यूकेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर्स। क्या कहा जा रहा है, रिल्यूक्टेंट एंड अनमोटिवेटेड लर्नर। बिल्कुल सही बात है। क्या होगा, अनिच्छापूर्ण से अनमोटिवेटेड लर्नर हमें देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप अपने मदर टंग के अलावे दूसरे भाषा के शिक्षक बनते हैं, तो आपको कैसे लर्नर मिलेंगे सीखने वाले, वो अनमोटिवेटेड होंगे। सबसे पहले उनको मोटिवेट करना होगा, और साथ में उनकी अनिच्छा होगी इस सब्जेक्ट के प्रति। तो सबसे पहले उसके अंदर वो क्या होगा, इच्छा लाना होगा। कोई भी लैंग्वेज सिखाने के पहले क्या करना होता है, हमें उसको उसके प्रति इच्छा होनी चाहिए, और दूसरी बात कि उसको हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें। तो ये चीज़ों की कमी पाई जाएगी हमें। कब ऐसा होगा, जब हमारी मदर टंग के अलावे बाकी सब्जेक्ट के अगर हम टीचर बनते हैं। मान लेते हैं कि हमारा मदर टंग हिंदी है, अगर हम इंग्लिश के टीचर बन जाएं, संस्कृत के बन जाएं, उर्दू के बन जाएं, तो हमारे सामने क्या समस्याएं होंगी कि हमें लर्नर मिलेंगे जिससे हमें सिखाना होगा, वो अनमोटिवेटेड होंगे, और साथ में रिल्यूक्टेंट होंगे। वे अनिच्छा से, वो शुरुआत में वो अनिच्छा जाहिर करेंगे। तो आपको इच्छा में बदलना होगा लर्नर को, और साथ में मोटिवेट करना होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
द पर्पस ऑफ इलिस्ट्रेशन इन द टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल इज टू। तो क्या पर्पस होते हैं, क्या उद्देश्य होता है? इलिस्ट्रेशन का मतलब चित्रात्मक। तो हमारे टेक्स्ट बुक में, कौन से टेक्स्ट बुक में? प्राइमरी लेवल की। क्या होता है प्राइमरी लेवल? 1 to 5। 1 to 5 तक के टेक्स्ट बुक को कैसा वो बनाया जाता है? इलिस्ट्रेशन मीन्स चित्रात्मक। 1 से 5 या फिर प्राइमरी लेवल के बुक को क्या ध्यान में रख के बनाया जाता है कि ये चित्रात्मक हो। तो क्या पर्पस हो सकता है बच्चों की या फिर प्राइमरी लेवल के बुक को चित्रात्मक प्रस्तुत करना? इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? बाकी अगर आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं तो बुक में वो चित्रें क्या हो जाती है? कम हो जाती है, फिगर का कम यूज किया जाता है। तो बच्चों की किताबों में ज्यादा चित्रात्मक, बच्चों की किताबों का ज्यादा चित्रात्मक होना क्या दर्शाता है? क्या इसका पर्पस हो सकता है? मेक द टेक्स्ट बुक अट्रैक्टिव। क्या इसीलिए क्योंकि ताकि बुक अट्रैक्टिव दिखे? बिल्कुल नहीं है। बुक को अट्रैक्टिव दिखे या नहीं दिखे उससे कोई मतलब नहीं हो सकता है। मेक द टेक्स्ट बुक कलरफुल, ताकि हमारा वो जो टेक्स्ट बुक है बच्चों के लिए कलरफुल दिखाई पड़े। ये भी इसका मेन पर्पस तो नहीं है बिल्कुल। अंडरस्टैंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को जो बुक प्रोवाइड करते हैं वो कैसा होना चाहिए? इल्यूस्ट्रेटेड मीन्स वे उसमें चित्रों की बहुत ज़्यादा यूज होना चाहिए उसमें। तो उसका क्या पर्पस हो सकता है? ताकि बच्चे उसको बहुत अच्छे से क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके, उसके आइडिया को समझ पाए और कॉन्सेप्ट समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा आसानी हो। फॉर एग्जांपल कोई मान लेते हैं कि बच्चों की बुक में क्या लिखा हुआ है? बर्ड्स लिखा हुआ है, और बर्ड्स में क्या लिखा हुआ है? पैरोट। अगर पैरोट ग्रीन कलर से बहुत सुंदर सा दिखा दिया जाता है तो बच्चों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी बनता है, ये जो पैरोट होता है ये अधिकतर क्या होता है? और ग्रीन कलर का। अगर उसको ग्रीन कलर का बना दिया जाए तो वो ग्रीन कलर के एज्यूम करते हैं कि अच्छा पैरोट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। वही कुछ मान लेते हैं कि एक कोयल बना दी जाती है बुक में, वो काले कलर की दिखा दी जाती है बच्चों के सामने। तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया उनको बहुत आसानी से समझ में आता है। तो बच्चों के किताबें जो है प्राइमरी लेवल पर चित्रात्मक होने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ताकि वे कॉन्सेप्ट और आइडिया को बहुत अच्छे से समझे। उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन टीचिंग ऑफ अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज। कोई भी भाषा शिक्षण में, भाषा सीखते और सिखाते समय जो टेक्स्ट बुक है, हमारी जो बुक है, हमारी जो किताबें हैं, वो क्या है? द ओनली मीन्स, क्या किताबें एकमात्र साधन है हमें भाषा शिक्षण में? क्या सिर्फ किताबों से हम भाषा सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इट इज द ओनली मीन्स बिल्कुल नहीं एकमात्र साधन है। क्या हमारे टेक्स्ट बुक किताबें हमें भाषा सीखने के एकमात्र साधन नहीं हो सकते हैं? इसके अलावा बहुत सारे साधन है भाषा सीखने के। एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, बिल्कुल सही बात है। बुक क्या है? एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है कोई भी भाषा सीखने और सिखाने में। नॉट इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बुक तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीचिंग ऑफ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ है? अ लैंग्वेज टीचर गिव्स अ टास्क। एक कोई लैंग्वेज टीचर है जो टास्क देते हैं ग्रुप स्टोरी राइटिंग। तो ग्रुप बना दिया गया स्टूडेंट का, और एक टीचर है जो क्या के टीचर हैं? लैंग्वेज के टीचर हैं, और वो क्या देते हैं टास्क? राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। बच्चों को कहानी लिखने के लिए टास्क देते हैं। सी स्टार्टेड द स्टोरी विथ, और कोई टीचर है तो वो क्या से स्टार्ट करती है स्टोरी? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिटिल गर्ल। एक समय की बात है, एक लड़की थी, इतना बोल के देन, और इसके बाद सी आस्क्ड द ग्रुप टू ऐड ऑन अ सेंटेंस टू द स्टोरी। टीचर का कहना है कि एक समय की बात है, एक लड़की थी, और यहाँ पर ये कहानी की शुरुआत है, और यहाँ पर वो जो अलग अलग ग्रुप बनाया गया स्टूडेंट का, ये अलग अलग ग्रुप से कुछ इसमें ऐड करने को कहा जाता है टीचर द्वारा। One student will record the responses in a group. This activity is used to enhance. अब ये अलग अलग ग्रुप का अलग अलग सेंटेंस इस कहानी में ऐड करना
तो ये क्या इनहेंस करता है बच्चों में तो ये कौन से गुण को विकसित करता है बच्चों में? टीचर द्वारा कहानी का एक लाइन बताना और फिर वो खुद से अलग अलग स्टूडेंट का राय कि इसके आगे कहानी को कैसे बढ़ाएं, ये किस क्षमता को दर्शाता है बच्चों के द्वारा? तो ये संज्ञानात्मक विकास को दर्शाता है। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मीन्स काल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काल्प मीन्स कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है प्रवीणता। तो एक भाषा के प्रति आप कितने आपके अंदर वो संज्ञानात्मक विकास मतलब कि आप कितने लेवल तक आप सोच समझ पाते हैं चीजों को, ये क्षमता आपको इससे इनहेंस होता है कि आपने पहले कितना सीखा है, आपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ ऐड करने की क्रिया। तो ये एक कहानी में और सारे सेंटेंस को ऐड करना, खुद की क्षमता को एक्सप्रेस करना, ये क्या इनहेंस करता है? कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता। क्या है मल्टीलिंगुअलिज्म? लर्निंग एज मैनी लैंग्वेज एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उतने भाषा हम सीख जाए तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा, बहुभाषिता कहलाएगा। तो बहुभाषिता कहलाती क्या है, वही उसी का हमें डेफिनेशन पूछा जा रहा है। तो क्या जितने पॉसिबल है उतने लैंग्वेज अगर हम सीख जाएं तब हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएंगे? बिल्कुल नहीं। लर्निंग द मदर टंग, तो हमें सबसे पहले मदर टंग सीखना है या फिर होम लैंग्वेज सीखना है, तो अपनी मदर टंग का सीखना ही सिर्फ मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। अपनी मातृभाषा का अपनी मातृभाषा मदर टंग को सीखना ही क्या मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा? बहुभाषिता? बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग विथ मदर टंग, हमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है लैंग्वेज सीखना? अपनी मदर टंग को, अपनी मातृभाषा को सीखना है, या फिर इसी को होम लैंग्वेज कहा गया है। एंड मूव ऑन टू ऐड मोर लैंग्वेजेस इन स्कूल, और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करता है? अपनी मदर टंग को सीखना है, उसके बाद इसमें और क्या करना है? ऐड मोर लैंग्वेज, और स्कूल में हमें और भी भाषाएं सीखनी है। तो शुरुआत मदर टंग से करेंगे और स्कूल लेवल में और भी लैंग्वेज हम लोग सीखेंगे। तो क्या ये मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाएगा? बिल्कुल सही है। तो अपनी मातृभाषा के अलावा और दूसरे लैंग्वेज सीखना ही क्या कहलाता है? मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी इज इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी इंडिया का कौन से लैंग्वेज के रूप में इसको हम लोग जानते हैं? क्या नेशनल लैंग्वेज है हमारा? बहुत सारे स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी हमारी कौन सी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर कहें राजभाषा, या फिर कौन सी भाषा कह सकते हैं? आधिकारिक भाषा। तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा के रूप में जाना जाता है? क्या नेशनल लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का हम लोग यूज करते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? आधिकारिक भाषा, राज्य भाषा। तो और यहाँ पर एक और दिया गया है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर उसको हम लोग इंग्लिश को रखते हैं। तो इंग्लिश, अगर आपको ये पूछा जाए कि इंग्लिश इंडिया का कौन से भाषा के रूप में है, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हम लोग इंग्लिश को जानते हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किसे जानते हैं? और हिंदी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ चाइल्ड लर्न्स हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज इन अ, कोई बच्चा है वो सीखता है अपना फर्स्ट लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज मीन्स एलिमेंट की बात की जा रही है। तो कोई बच्चा अपना मदर टंग या फिर लैंग्वेज 1 सीखता है, उसको क्या कहते हैं? वो तो नेचुरली सीखता है, उसको तो उस समय तो कुछ भी नहीं आ रहा होता, ना वो अल्फाबेट उसको पता होते हैं, ना वो ग्रामर के रूल जानता है, वो तो नेचुरली सीख जाता है बोलना। तो बच्चों द्वारा फर्स्ट लैंग्वेज का सीखना कौन से सेटिंग के अंतर्गत आ जाएगा? नेचुरल सेटिंग के अंतर्गत आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज विच इज लर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज, जब हम कोई भाषा सीखें अपने इन्वायरमेंट से हमें सीखने को मिल जाती है विदाउट एनी एक्सप्लिसिट
टीचिंग इज, बिना कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बिना कोई कठिनाई के वैसी लैंग्वेज जिसे हम नेचुरली अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर लेते हैं, वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है, यानी कि L1 कहलाती है। क्या कहलाती है? L1, लैंग्वेज 1। तो ऐसी लैंग्वेज जो हम इन्वायरमेंट से नेचुरली एक्वायर करें, वो कौन सी लैंग्वेज कहलाती है? फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नॉन एज। स्टडी ऑफ मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ मीनिंग, अर्थ के अध्ययन को, भाषा में अर्थ के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीमेंटिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीमेंटिक्स। किसी भी भाषा में अर्थ के अध्ययन को सीमेंटिक्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स दैट। लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्रेरी है। लैंग्वेज मनमाना है। तो इसका क्या अर्थ होता है? लैंग्वेज का एक क्या गुण है कि लैंग्वेज एक आर्बिट्रेरी है, लैंग्वेज मनमाना होता है। इसका क्या अर्थ होता है? फॉर एग्जाम्पल, इसे आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा कि भाषा को आर्बिट्रेरी क्यों बोला गया है, भाषा को मनमाना क्यों बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बुक है, हमारे पास एक किताब है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? एक किताब है। तो ये जो इसका नाम बुक है, इस किताब को जो हम बुक बोल रहे हैं, तो क्या इससे इसका कोई संबंध है? क्या इसके कोई लेटर से या किसी वर्ड से इसका कोई रिलेशन है? क्या कोई अंतर संबंध है? बिल्कुल नहीं। अगर बुक को हम लोग पहले से पेन बोल देते तो आज हम लोग इसको पेन बोल रहे होते। अगर बुक को हम लोग पहले काव बोलते पहली बार, या इसका नाम काव रख देते, तो अभी हम लोग इसको काव बोल रहे होते। तो शब्द और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई अंतर संबंध नहीं है, इसलिए भाषा को मनमाना बता दिया गया है। क्योंकि अगर ये आपको, ये क्या है, मैं इसको एज अ पेन यूज करता हूं, तो ये क्या है, अगर इस पेन को पहली बार या मतलब पहले हमारे बुक में इसको अगर बुक बोल दिया जाता, तो आज भी हम लोग इसको बुक ही बोलते हैं। तो शब्द और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, अंतर संबंध नहीं है, तो इसीलिए भाषा को मनमाना बताया गया है। क्या इस बुक का कोई ऐसा देख के बुक का नाम रखा गया होगा कि बुक बी से मिलता जुलता है, बी के शेप के आकार का है, या डबल ओ का कुछ इससे लेना देना है, या के से कुछ लेना देना है? बिल्कुल नहीं। कोई भी चीज का कुछ भी नाम हो, वो एक दूसरे से उसका कोई संबंध ही नहीं होता है। अगर आम को हम लोग मैंगो कहते हैं, या फिर उस एक फल है उसको हम लोग आम कहते हैं, तो आम और उस फल का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर उस आम को हम लोग केला भी बोलते तो वो भी सही था। तो इसीलिए क्या बताया गया है? भाषा को आर्बिट्रेरी बताया गया है, भाषा को मनमाना बताया गया है। क्यों? There is no inherent relation between the words of a language and their meaning. उसके अर्थ और उसके भाषा या फिर उसके शब्द के बीच में कोई भी अंतर संबंध नहीं है। तो भाषा को मनमाना क्यों बताया गया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट और उसको जो हम लोग नाम दिए हैं, उसके बीच में कोई भी अंतर संबंध नहीं है। हम लोग जो चाहें वो उसको बोल सकते थे पहली बार, अब तो खैर हम उसी के नाम से जानते हैं। अगर आम को केला बोलते हैं तो आज हम लोग उसको केला के नाम से जानते हैं। तो इसके बीच में कोई भी अंतर संबंध नहीं है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लैंग्वेज इज नॉट, भाषा नहीं है। भाषा क्या नहीं है? अभी तो हम लोग देखें यहाँ पर आर्बिट्रेरी, भाषा मनमाना है। हाँ सही बात है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम इसकी बात किए। लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, भाषा सांकेतिक भी होती है, ये भी सही है। लैंग्वेज सोशल भी होती है। इंस्टिंक्टिव नहीं होती है, मीन्स भाषा सहज नहीं होती है। भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? असहज होती है, सहज नहीं होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये नहीं होती है। इंस्टिंक्टिव नहीं होती है कोई भी लैंग्वेज। सोशल, लैंग्वेज सोशल हो सकती है, आर्बिट्रेरी हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना या सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है?
प्राइमरी लेवल पे या फिर 1 to 5 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने का क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, अपने लाइफ के अलग अलग परिस्थितियों में इंग्लिश का यूज करना, या फिर स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। अपने लाइफ के अलग अलग परिस्थितियों में, सिचुएशन में इंग्लिश का यूज करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को इंग्लिश सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? ताकि वे अपनी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन में इंग्लिश का यूज कर सके। अच्छे मार्क्स लाने का बिल्कुल नहीं है, उद्देश्य इसका नहीं हो सकता है। ग्रामर सिखाना भी प्राइमरी लेवल पर ये बिल्कुल मेजर ऑब्जेक्टिव इसका नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। When did the first debate take place regarding the teaching of English in Indian schools? भारतीय स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश सिखाई जाएगी, इसके रिगार्डिंग पहली बार कब डिबेट हुई, पहली बार कब बहस हुई? भारत के स्कूलों में भी इंग्लिश पढ़ाई जाए, इस पर पहली बार कब डिबेट हुई? तो ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। काल्फ, CALP, इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। तो क्या पढ़े हम? कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या फिर कॉग्निटिवली एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो हम लोग देखते के साथ ही पहचान लिए हैं क्या था वो? कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो काल्प का फुल फॉर्म ये हो जाएगा संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीणता, इसका हिंदी हो जाएगा। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। What is the status given to English by the Indian Constitution? इंग्लिश को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या स्टेटस प्राप्त है? हम लोग इंग्लिश को कौन सी लैंग्वेज के रूप में जानते हैं? क्या नेशनल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं इंग्लिश को? बिल्कुल नहीं। लिंक लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज ये क्या था हमारा? हिंदी था। ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से हम लोग किस भाषा को जानते हैं? हिंदी को। तो इंग्लिश फिर क्या है? इंग्लिश हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंग्लिश का स्टेटस क्या है? ये हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। LAC मीन्स लैक स्टैंड्स फॉर। तो LAC का फुल फॉर्म बताना है आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। संस्कृत इन इंडिया टुडे इज अ। संस्कृत भारत में आज एक क्या है? तो संस्कृत को हम लोग एक क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं और साथ में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में भी इसे मान्यता प्राप्त है। तो सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारी क्लासिकल लैंग्वेज तो है ही, साथ में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। When language is learnt without practice, it is called। जब भाषा बिना प्रैक्टिस के ही सीख जाए हम तो वो क्या कहलाता है? तो वो एक्विजिशन कहलाता है। हम लोग बार बार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन मिल रहा है हमें। तो भाषा को बिना प्रैक्टिस के सीखना क्या कहलाता है? अर्जन कहलाता है, एक्विजिशन कहलाता है। और ये कौन सी लैंग्वेज होती है? L1 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। What does motivation do in the process of learning? तो लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन का क्या रोल होता है? अगर हम कोई भाषा सीख रहे हो या सिखा रहे हो तो मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है? इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमॉन्ग यंग लर्नर्स क्वेश्चन। तो जो लर्नर होंगे उनके अंदर क्या हो? मोटिवेट करने से वो इंटरेस्ट उनको लगेगा वो सीखने में। तो कोई भी भाषा सीखने में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा क्या होंगे? आप गलत बोलेंगे,
तो उस समय अगर आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं हो तो आपको लगेगा कि हम गलत बोल रहे हैं, तो इसको हम क्यों बोले, किसी के सामने आप बोल नहीं पाओगे। देन आपको क्या जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की। तो कोई भाषा सीखने में मोटिवेशन क्या करता है, ये लर्नर के बीच में इंटरेस्ट लाता है और वे बहुत आसानी से इसको सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। पेडागोजिकल नॉलेज इंक्लूड, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी। और ये जो पेडागोजिकल नॉलेज है इसमें क्या शामिल है तो इसमें कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मेथड का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्राई ऑफ अ चाइल्ड इज अ, एक बच्चे का रोना क्या है, क्या वो कोई भाषा है, बच्चे का रोना कोई भाषा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें कोई वो बच्चा शब्द मान लेते हैं कि छोटा सा बच्चा रो रहा है तो उससे कोई शब्द थोड़ी निकल रहे होंगे जो कोई भाषा होगा। कोई डायलेक्ट होगी क्या, क्या कहते हैं उसको, बोली कहते हैं, तो कोई डायलेक्ट होगी, बिल्कुल नहीं। कोई साउंड, बिल्कुल नहीं। साइन लैंग्वेज होगी, हमें समझना होगा, वो हमारे लिए सांकेतिक भाषा के तौर पर काम करती है कि बच्चा जब रो रहा है तो हमें किसी चीज का इंडिकेशन मिल रहा है कि उसको कुछ कमी है। तो बच्चे का रोना कौन सा लैंग्वेज होगा, एक साइन लैंग्वेज होगा, एक सांकेतिक भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रोवाइडिंग चिल्ड्रेन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले विथ क्ले विल, बच्चों को क्या प्रोवाइड करें, क्या का अवसर दें, खेलने के लिए, क्या में, मिट्टी में, क्ले में बच्चों को खेलने देना या ये अवसर प्रदान करना क्या होगा, बिल्ड टाइम मोटर स्किल स्पेशली ऑफ द फिंगर्स एंड थम्स यूजफुल फॉर फ्री हैंड राइटिंग। तो बच्चों को मिट्टी में खेलने देना या क्ले में खेलने देना, उनको इस अवसर को प्रदान करना क्या करता है, उनके अंदर बिल्ड करता है, क्या बिल्ड करता है, मोटर स्किल बिल्ड करता है। और स्पेशली क्या बिल्ड करता है, उनकी जो फिंगर्स और थम्स है ये हैंड राइटिंग में इंप्रूव करता है। तो बच्चों को मिट्टी में खेलने देने के अवसर को उनके मोटर स्किल्स को डेवलप करता है, बिल्ड करता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ आए होंगे। अगर अब भी आपको कहीं पर डाउट है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।